नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। और आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। तारीख था 17 सितंबर 2025। रात करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है। वह व्यक्ति अपना नाम योगेश बताता है। वह काफी घबराया हुआ था और पुलिस से कहता है कि यह मुरादाबाद के गुरठा गांव का रहने वाला है और गांव का ही शुभाराम अपने 2 बेटों के साथ मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं गुरठा के कब्रिस्तान के पास छिपा हुआ हूँ। वह लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए। यह खबर मिलते ही मुरादाबाद की पुलिस गुरठा के लिए निकल जाती है। कुछ देर के बाद एक पेट्रोलिंग कार मौकाए वारदात पर पहुंचती है। बताए गए पते के अनुसार वहां पर छानबीन की जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी योगेश नाम का लड़का पुलिस को नहीं मिलता। अब पुलिस वापस से उसी नंबर पर कॉल करती है जिस नंबर से पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन उस नंबर पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद किसी ने पुलिस का बेवकूफ बनाया है और यह कोई फेक कॉल था, और यही बात मानकर पुलिस वहां से वापस चली जाती है। अब अगले दिन यानी कि 18 सितंबर 2025 की सुबह गोरेठा गांव से कोई व्यक्ति पुलिस को कॉल करके यह बताता है कि गांव के कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस भागी दौड़ी वहां पर पहुंचती है। कब्रिस्तान के पास जाकर देखा जाता है तो एक 20 से 22 साल के लड़के की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। उसे बहुत ही बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया था। उसके पास से उसका एक मोबाइल भी मिलता है। पुलिस उस मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज देती है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है। गांव में पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़के का नाम योगेश है और यह गुरठा गांव का ही रहने वाला है। अब पुलिस जब उसके फोन की जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि बीती रात को पुलिस के पास जो कॉल आया था वह भी उसी मोबाइल से किया गया था। यानी कि रात को योगेश ने जो पुलिस को कॉल किया था वो कोई फेक कॉल नहीं था, बल्कि वो सच बोल रहा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने पुलिस को यह भी बताया था कि गांव का शोभाराम नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे गौरव और कपिल के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब गांव के ही शोभाराम और उसके दोनों बेटों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उनसे पूछताछ शुरू होती है तो वह सीधा सीधा पुलिस को यह कहते हैं कि हत्याकांड से उनका कोई भी वास्ता नहीं है। कल रात को वह अपने घर पर ही थे, उसके दोनों बेटे भी घर पर ही थे और आप चाहें तो गांव वालों से भी पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही वह पुलिस को यह भी कहते हैं कि योगेश नाम के इस लड़के के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई भी विवाद किसी प्रकार का योगेश के साथ नहीं था। पुलिस इस बात की पुष्टि करने के लिए उनकी मोबाइल लोकेशन चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस रात वो अपने घर पर ही थे। गांव वालों से जब पूछताछ होती है तो वह भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इनकी योगेश के साथ कभी कोई दुश्मनी रही नहीं और पिछली रात को भी यह अपने घर पर ही थे। इस बात की पुष्टि गांव वाले कर देते हैं। देखने से तो यही लग रहा था कि शोभाराम, गौरव और कपिल ने शायद यह हत्या नहीं की, लेकिन पुलिस ऐसे इन तीनों को नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए पुलिस इस केस की बारीकी से जांच शुरू कर देती है। योगेश की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पाया जाता है कि पहले गला दबाकर उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद किसी भारी चीज से उसके सर पर कई बार हमला किया ताकि बचने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इसी दौरान पुलिस जब योगेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उसने आखिरी कॉल पुलिस को किया था, लेकिन उससे कुछ देर पहले उसने शोभाराम के छोटे बेटे कपिल को भी फोन किया था। अब इस बारे में जब कपिल से पूछताछ होती है तो वह पुलिस को कहता है कि जब वह अपने घर पर बैठे हुए थे तो एक नंबर से उन्हें मिस कॉल आया था। उन्होंने वापस उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया था। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि योगेश की जो हत्या है वह 9:30 से 10 बजे के बीच में हुई, जबकि कपिल को और पुलिस को जो कॉल किया गया था वह 11 बजे के आसपास किया गया था।
यानी कि किसी ने योगेश की हत्या करके कपिल को फोन किया और उसके बाद पुलिस को कॉल किया, तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि शोभाराम और उसके दोनों बेटों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी कड़ी में आगे तहकीकात करते हुए पुलिस उस गांव, उस कस्बे में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करना शुरू कर देती है। रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जितने भी व्यक्ति उस सड़क से होकर गुजर रहे थे, उनकी बारीकी से जांच होती है। और यहीं पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में योगेश दो लड़कों के बीच में बाइक पर बैठकर जाता हुआ दिखाई देता है। उस बाइक को जो लड़का चला रहा था, उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई देता है। पुलिस उसके आधार पर गांव में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि बाइक चलाने वाले लड़के का नाम मनोज है, जो गुरठा गांव में ही किराए पर रहता है। वैसे तो यह बदायूं का रहने वाला है, लेकिन किसी कारण से यह मुरादाबाद के गुरठा कस्बे में रह रहा था और यहीं पर रहते हुए यह पेंट का काम करता था। और कमाल की बात यह थी कि इसी मनोज के साथ योगेश नाम का वो लड़का, जिसकी हत्या हुई, वह भी काम किया करता था। पुलिस बिना देरी किए मनोज के उस किराए के कमरे पर जाती है जहां पर वह रहता था, लेकिन वहां से मनोज फरार हो चुका था। आसपास जाकर छानबीन की जाती है तो मनोज पुलिस को कहीं भी नहीं मिलता, जिससे पुलिस का शक मनोज की तरफ और भी गहरा हो जाता है। अब सबसे पहले पुलिस को मनोज नाम के इसी लड़के की तलाश थी, क्योंकि इस केस में मनोज का अहम रोल दिखाई दे रहा था। और इसी के चलते 21 सितंबर 2025 को मनोज को हाईवे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद था, जिसका नाम मंजीत था, और यह मंजीत मनोज के ही मामा का लड़का था। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। सबसे पहले मनोज से पूछा जाता है कि 17 सितंबर 2025 की रात को क्या योगेश उसके साथ था। तो मनोज इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तो अपने काम से घर चला गया था, मुझे योगेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यानी कि मनोज ने पहले ही पॉइंट पर झूठ बोल दिया था और पुलिस को अब शक हो गया था कि मनोज का इस केस में अहम रोल है। अब सख्ती से जब मनोज और मंजीत के साथ पूछताछ होती है तो यह दोनों कबूल कर लेते हैं कि 17 सितंबर 2025 की रात को योगेश इन दोनों के ही साथ था। सीसीटीवी में बाइक पर जो 3 लोग सवार थे, उसमें बीच में योगेश और पीछे मंजीत और आगे मनोज बैठा हुआ था। ये लोग कबूल कर लेते हैं कि उस रात योगेश की हत्या इन दोनों ने ही मिलकर की थी। मनोज और मंजीत पुलिस को बताते हैं कि 17 सितंबर 2025 की रात को जब योगेश अपने काम से लौट रहा था तो रास्ते में मनोज और मंजीत ने उसे रोक लिया था। पहले उसे काफी शराब पिलाई थी। जब वो बिल्कुल नशे में धुत हो गया तो गला दबाकर उसकी हत्या की और उसके बाद उसके सिर पर एक भारी पत्थर से कई बार हमले भी किए। अब यहां से पुलिस को यह तो मालूम चल गया था कि योगेश की हत्या मनोज और मंजीत ने की है, लेकिन पुलिस को अभी भी इसके पीछे का कारण पता नहीं चला था। और इसका जो कारण मनोज और मंजीत ने पुलिस को बताया, यह जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मनोज पुलिस को बताता है कि वैसे तो वह बदायूं का रहने वाला है, लेकिन बचपन से ही वह थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति था। बदायूं में उसके कई लोगों से झगड़े हो रखे थे। उसके ऊपर पहले से ही कई केस भी चल रहे थे, जिसके चलते मुरादाबाद के गुरठा कस्बे में आकर रहने लगा था। यहाँ पर रहकर यह पेंट का काम करता था और इसके साथ में ही योगेश भी काम किया करता था। जहाँ पर मनोज किराए का कमरा लेकर रहता था, वहीं नजदीक में शोभाराम की परचून की दुकान थी। यह वही शोभाराम है जिसके ऊपर योगेश की हत्या का इल्जाम लगा था। तो इसकी परचून की दुकान पर इसके बेटे कपिल और गौरव बैठा करते थे और कई बार इनकी छोटी बेटी स्वाति भी दुकान पर बैठ जाया करती थी। और यहीं पर यह जो मनोज है, इसकी पहली मुलाकात स्वाति के साथ होती है। धीरे धीरे इन दोनों में इशारे इशारे दोस्ती में और दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर स्वाति और मनोज में प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो स्वाति है वह घर से बाहर ज्यादा जा नहीं सकती थी, इसलिए उसे मनोज को मिलने के लिए अपने घर पर ही बुलाना पड़ता था और इसके लिए अक्सर वो नींद की गोलियों का इस्तेमाल करती थी। वह अपने घर के सभी लोगों को खाने में नींद की गोलियां दिया करती थी और फिर मनोज को अपने घर बुलाकर अपनी हसरतें पूरी किया करती थी। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं हैं। एक दिन मनोज जब स्वाति से मिलने उसके घर आया हुआ था,
उसी वक्त पर शोभाराम का छोटा बेटा कपिल इन्हें देख लेता है। उसके बाद स्वाति और मनोज दोनों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की जाती है और मनोज को हिदायत दी जाती है कि स्वाति के आसपास भी वो ना दिखे। इसके बाद मनोज कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। वो जहां पर किराए पर रहा करता था वहां पर वो नहीं दिखता। शोभाराम और उसके बेटे को लगता है कि शायद मनोज यहां से चला गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मनोज तो कुछ बड़ा करने की फिराक में बैठा है। दरअसल वो स्वाति से अभी भी फोन पर बातें कर रहा था। यहाँ पर स्वाति मनोज से कहती है कि जब तक मेरा पिता शोभाराम और मेरे दोनों भाई गौरव और कपिल जिंदा हैं, तब तक हम नहीं मिल पाएंगे। तुम एक काम करो, तीनों की हत्या कर दो। लेकिन मनोज स्वाति से कहता है कि 3 लोगों की हत्या करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने एक दूसरा प्लान बनाया है जिसमें मैं किसी और व्यक्ति की हत्या करके उसका इल्जाम तुम्हारे पिता शोभाराम और दोनों भाइयों पर लगा दूंगा। इन तीनों को जेल हो जाएगी और फिर हम आसानी से मिल पाएंगे। अब इसी के चलते जो मनोज है वह तय करता है कि वह अपने साथ काम करने वाले योगेश की हत्या करेगा और योगेश की हत्या करके उसका इल्जाम स्वाति के घर वालों पर लगा देगा। जिसके चलते 17 सितंबर 2025 को पहले योगेश को बुरी तरीके से शराब पिलाई जाती है। उसके बाद उसको मारकर गुठा गांव के कब्रिस्तान के पास फेंक दिया जाता है। उसके बाद मनोज योगेश के ही मोबाइल से पहले शोभाराम के बेटे कपिल को कॉल करता है ताकि इनका जो सीडीआर रिकॉर्ड है वो कायम हो जाए, और उसके बाद योगेश के ही मोबाइल से पुलिस को कॉल करके यह कहता है कि शोभाराम और उसके बेटे मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मनोज ने योगेश की हत्या करके पूरा इल्जाम शोभाराम और उसके बेटों पर डालने की तैयारी कर ली थी। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कातिल चाहे कितना भी होशियार हो वो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देता है। जिस वक्त ये मनोज योगेश को अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था तब इसने अपना चेहरा ढकना भूल गया था, जिसके कारण यह सीसीटीवी में कैद हो गया और उसके कारण ही यह पकड़ा गया। इस केस में पुलिस ने मनोज और उसके मामा के लड़के मंजीत को मुख्य आरोपी मानते हुए स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी इस पूरे प्लान में शामिल थी। लेकिन इस कहानी में योगेश, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसे बिना वजह से अपनी जान देनी पड़ी। उसको तो स्वाति और मनोज के प्रेम प्रसंग के बारे में मालूम भी नहीं था। तो अक्सर हमारे देश में ऐसा ही देखने को मिलता है कि इन्हीं 2 लोगों की रंजिशों के बीच में कोई ना कोई सीधा साधा व्यक्ति पिस जाता है। यहाँ पर योगेश का भी वही हाल हुआ। इस कहानी में जो भी घटनाएं घटीं वे यह स्पष्ट करती हैं कि स्वार्थ, बदला और व्यक्तिगत इच्छाओं के चलते किसी निर्दोष की जान लेना पूरी तरह गलत है। स्वाति ने अपनी निजी इच्छाओं और प्रेम प्रसंग के कारण किसी और को फंसाने और मारने की योजना बनाई, जबकि योगेश पूरी तरह निर्दोष था। किसी के जीवन को अपने स्वार्थ या इमोशंस के लिए खतरे में डालना न केवल अनैतिक है बल्कि गंभीर अपराध भी है। मनोज और मंजीत ने भी अपने स्वार्थ और लालच के चलते योगेश की हत्या की, यह सोचे बिना कि उनका यह कदम किसी के लिए कितना घातक हो सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।